अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अमेरिकन हेजमनी एंड द चाइना रशिया अलायंस। जब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होती है तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द वर्ल्ड ऑर्डर। अब वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है? तो इट्स बेसिकली एन अनरिटन एग्रीमेंट अमंग द बिग प्लेयर्स, और इसका मकसद ये होता है कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट को और कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड किया जाए। वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने में, आलमी निज़ाम को बनाने में जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो होती हैं बिग पावर्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि हमारे पास यूनाइटेड नेशंस है। और जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसको बनाने में और उसको कायम रखने में ऑब्वियसली बिग पावर्स जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसा कि यूनाइटेड नेशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन बात ये है कि कभी भी कोई एक बिग पावर नहीं रहती, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो चेंज होती रहती है। इसके अलावा दुनिया में के इम्पॉर्टेंट रीजन्स में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो भी वक्त के साथ बदलता रहता है, और यही चीज़ है जो कि ग्लोबल ऑर्डर को इम्पेक्ट करती है। और हम जानते हैं कि जैसे ही दुनिया यूनिपोलैरिटी की तरफ बढ़ती है, जैसा कि हम जानते हैं कि इन 1991 यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और बायपोलैरिटी दुनिया से ख़त्म हो जाती है, एंड देन वर्ल्ड बिकम्स यूनिपोलर, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स इमर्ज होता है एज दी सुपर पावर। ऑलराइट, हमारे पास जो ग्लोबल पीस मेंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूशन मौजूद है, दैट इज़ द माइटी यूनाइटेड नेशंस, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड हो जाता है यूएस का, यानी कि एक तरह से अमेरिकन हेजमनी कायम हो जाती है ओवर द ग्लोबल ऑर्डर। ऑलराइट, यहाँ अब जो दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं उसको देखते हुए हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि किस तरह यूनाइटेड नेशंस is losing its grip on the existing global order। और अब दुनिया जो है यूनिपोलैरिटी से मल्टी पोलैरिटी की जानिब बढ़ रही है, यानी कि दूसरी मेजर पावर्स इमर्ज हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया इज़ रिसर्जिंग एंड चाइना इज़ rising. All right, so now these nations are not looking at the United Nations to resolve confrontations or conflicts. Now these major powers are looking elsewhere, like regional organizations and new connections as alternatives to the United Nations। और हम ये कह सकते हैं कि रीजनलिज़म हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देयर इज़ द राइज़ ऑफ न्यू इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स एट द रीजनल लेवल, जो कि इम्पेक्ट कर रहा है एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को, विच इज़ लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। सो द थिंग इज़ के अदर इमर्जिंग पावर्स आर एक्चुअली चैलेंजिंग द यूएस डोमिनेंस in the world and in the regions such as in the Asia Pacific and Middle East। अगर हम रीजनल कंट्रीज़ की अलाइंसेस के बारे में बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक अलाइंस बनी है पिछले चंद सालों में 2018 और 17 से, तो दैट इज़ दी चाइना रशिया अलायंस। अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअली चाइना और रशिया के बारे में बात करते हैं तो जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करते हैं तो हमें ये बात नज़र आती है कि चाइना इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, चाइना इज़ द टॉपिक ऑफ डिबेट, एंड देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसेंसस कि चाइना इज़ बिकमिंग अ मेजर वर्ल्ड पावर and it has the potential to challenge the existing world order which is led by United States, and it has the potential to challenge the United States hegemony। लेकिन जो काफ़ी एनालिस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि चाइना इज़ नॉट एन इमीडिएट थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स और द वर्ल्ड ऑर्डर, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ कंसेंसस कि चाइना का जो राइज़ है दैट इज़ वेरी पीसफुल इन अ सेंस कि उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो अप्रोच है
ग्लोबल सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करने की, दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट पीसफुल। क्योंकि चाइना हैज़ कंफ्यूज्ड द वर्ल्ड major powers and the analysts because क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है चाइना का। क्योंकि चाइना का किसी के साथ भी कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है। उसने हमेशा एडवोकेट किया है पीस को और डिप्लोमेसी को, ठीक है। तो उसकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, दैट इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड नॉन कन्फ्रंटेशनल। और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट एंड नॉन कन्फ्रंटेशन एंड कोऑपरेशन। जैसा कि यूएस के साथ भी उसके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें बार बार चाइना यूएस को यही कहता है कि वी शुड फोकस ऑन कोऑपरेशन विद ईच अदर रादर देन फोकसिंग ऑन कन्फ्रंटेशन। तो ये एक मेजर स्ट्रैटेजी रही है चाइना की हमेशा से। और चाइना की यही अप्रोच है जो कि उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में काफ़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। तो दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ तो चाइना की एक पीसफुल अप्रोच रही है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उसमें भी जैसे मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके साथ भी चाइना का काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा है। इवन के यूएस से भी ज़्यादा अगर किसी कंट्री का अच्छा कोऑपरेशन रहा है इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तो दैट इज़ चाइना। सो चाइना ने जब ये ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की थी तो काफ़ी अनफेवरेबल कंडीशंस पे भी दे ज्वाइंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस। जैसा कि चाइना के हवाले से ट्रेडिंग पार्टनर्स को ये अलाउ किया गया था कि दे कैन इम्पोज ट्रेड बैरियर्स in response to the increasing Chinese exports, all right. So इस तरह के unfavorable conditions पे भी China agreed to cooperate and join these organizations, all right. So तो चाइना के हवाले से अगर हम US की strategy देखें तो it's quite aggressive, especially in the recent years। अगर हम US की national security policy देखते हैं तो we can see clearly कि चाइना को मेंशन किया गया है एज द मेजर थ्रेट टू द इंटरेस्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और उसकी पॉलिसी में रशिया को एक सेकेंडरी थ्रेट कंसिडर किया जाता है। सो क्योंकि चाइना को परसीव किया जाता है एज अ मेजर चैलेंज और अ मेजर थ्रेट टू यूएस इंटरेस्ट, तो इस यही वजह है कि काफ़ी टाइम से अमेरिका इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो ऐसे रीजनल अलायंसेस बनाए जो कि काउंटर करने में हेल्प करें चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को। और इसमें जो कुछ मेजर रीसेंट अलायंसेस उसने बनाई हैं, वन ऑफ देम इज़ दी ऑकस अलायंस, जो कि एक डिफेंस अलायंस है और उसके तहत एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड की जाएंगी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और साथ ही रिसेंटली यूएस और इंडिया के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है कि यूएस की नेवल बेसिस बनाई जाएंगी इन इंडिया, ठीक है, जिसका भी एक मकसद यही है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाए इन दी एशिया एंड इन दी इंडियन ओशन। इसके अलावा जो क्वाड अलायंस है उसमें भी कहा जाता है कि ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो चाइना को काउंटर कर सके डिप्लोमेटिकली। और ये सब इसलिए है क्योंकि ओवर द टाइम यूएस ने काफ़ी अपना जो रीजनल कंट्रोल है इन एशिया एंड स्पेशली इन द मिडल ईस्ट वो लूज़ कर दिया है। जैसे कि मिडल ईस्ट से भी काफ़ी हद तक यूएस का इन्फ्लुएंस रिसीड हो चुका है। इसके अलावा अगर हम एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया में भी अफ़गानिस्तान से यूएस ट्रूप्स जाने के बाद उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक इस रीजन से मिनिमाइज़ हो चुका है। और जहाँ तक हम चाइना की स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसकी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी का एम है वो दो चीज़ें हैं। एक तो है कि वो
दुनिया को मल्टीपोलैरिटी की जानिब लेकर जाना चाहता है, जहाँ पे एक सुपर पावर ना हो, सिर्फ एक हेजमन मौजूद ना हो। ऑलराइट, सो उसका एक मकसद ये है कि वो लिमिट करना चाहता है यूएस इन्फ्लुएंस को। एंड सेकंड, देयर ऑब्जेक्टिव इज़ इस्टेब्लिशिंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी। ठीक है, और इससे चाइना को ये फ़ायदा होगा कि जो उसका रीजनल कंट्रोल है, जो उसका रीजनल फुट होल्ड है, वो काफ़ी मजबूत होगा। और इस तरह चाइना पीसफुली अपना जो होल्ड है रीजन्स में, उसको मजबूत करने में कामयाब होगा, और यूएस के इन्फ्लुएंस को वहाँ ख़त्म करने में उसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर चाइना ये सब करने में कामयाब हो जाता है तो चाइना इज़ लाइकली टू इमर्ज एज अ सिंगल challenger to the United States, and it will be able to reshape the Western liberal order. वैसे भी अगर हम चाइना की फॉरेन पॉलिसी देखते हैं तो उसमें जो उसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, वन इज़ प्रोटेक्टिंग एंड अदर इज़ प्रमोटिंग इट्स रीजनल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। और इसी को फैसिलिटेट करने के लिए हम देखते हैं चाइना के बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड द अदर वन इज़ द मैरीटाइम सिल्क रोड। ऑलराइट, इससे चाइना की काफ़ी हेल्प होगी दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में, और यही वजह है कि इट इज़ परसीव्ड एज अ थ्रेट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। सो चाइना के बरक्स अगर हम रशिया की अप्रोच देखते हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि रशिया की अप्रोच काफ़ी एग्रेसिव है। वो इस तरह के रशिया अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, एंड इट्स वेरी मच रेडी टू यूज़ फोर्स टू इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सो मॉस्को की जो अप्रोच है दैट इज़ कन्फ्रंटेशनल। जो रशिया के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमें क्लियरली ये दिखता है कि रशिया वांट्स टू इस्टेब्लिश and maintain regional dominance, especially in the regions of Eastern Europe and the Middle East. So रशिया भी यही कहता है कि वो इंटरनेशनल लॉ को मानता है और यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेशन में काम करना चाहता है, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस में यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। सो रशिया इज़ ऑल्सो एन एडवोकेट ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड मल्टीपोलैरिटी। ऑलराइट, इसके अलावा हम रशिया की एग्रेसिव अप्रोच को देखें तो रिसेंटली तो हमने देखा कि 2014 में किस तरह रशिया ने यूक्रेन का जो हिस्सा है क्रीमिया, उसको एनेक्स कर लिया। उसके बाद हम रिसेंटली देखते हैं कि फरवरी में इन 2022 रशिया यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर देता है इन दी नेम ऑफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन इसके पीछे रशिया का मकसद यही था कि वो यूक्रेन को रोकना चाहता है नेटो ज्वाइन करने से। अब नेटो ज्वाइन करने से मकसद ये होता है कि अब यूक्रेन रशिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब भी वो यूक्रेन को एक अपना बिछड़ा हुआ हिस्सा कंसीडर करता है। और यही वजह है कि और ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन के साथ बहुत क्लोज़ बॉर्डर भी शेयर करता है, तो यही वजह है कि उसे ये बात हरगिज़ कबूल नहीं है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करे, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेता है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर रशिया के बॉर्डर्स तक यूएस का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, यानी कि यूएस प्रेजेंस हो जाएगी नियर रशिया। रशिया को ये बात हरगिज़ कबूल नहीं कि यूक्रेन में यूएस और इसके एलाइज़ के जो हथियार हैं वो मौजूद हों रशिया के बॉर्डर पर यूक्रेन के साथ। ऑलराइट, और क्योंकि रशिया ने बार बार ये बात कही कि यूक्रेन को हरगिज़ भी नेटो ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि ये एक डायरेक्ट थ्रेट है टू दी रशियन सॉवरेनिटी। और जब यूक्रेन ने
इस बात को क्लियरली कह दिया कि यूक्रेन एक सॉवरेन कंट्री है और उसके पास अपना पूरा राइट है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, किस अलायंस को ज्वाइन करता है या नहीं करता। तो ये बिल्कुल उनका अपना फ़ैसला होना चाहिए और इसमें रशिया का कोई से नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह रशिया जो है यूक्रेन के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है, जो अभी तक कंटिन्यू है। यहाँ पर बात हो गई रशिया और चाइना की, अलग अलग से बात हो गई। लेकिन अगर हम इनके अलायंस की बात करते हैं, तो अगर हम रशिया और चाइना के पास्ट रिलेशंस को देखते हैं, तो वो कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, इन अच्छे रिलेशंस नहीं थे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन अगर इन दो कंट्रीज़ को कोई करीब ले आया है तो दैट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स। और यूएस हेजमनी को ही चैलेंज करने के लिए रशिया एंड चाइना हैव developed a strategic partnership which is based on the shared interests, and some of their shared interests include controlling key regions like South Asia and the Middle East, and for Russia, Eastern Europe. इसके अलावा they both advocate for the United Nations reforms. Also, they both want to counter the Western alliance in the global financial system. और इसी को फैसिलिटेट करने के लिए हम पिछले कुछ टाइम से ये देख रहे हैं कि नाउ रशिया एंड चाइना आर साइनिंग एग्रीमेंट्स। वो आपस में ऐसी एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं कि जिसके तहत उनके बीच जो ट्रेड होगी दैट विल बी इन देयर लोकल करेंसीज। दैट मीन्स दे आर डिचिंग द यूएस डॉलर। और यूएस डॉलर को डिच करने का मकसद ये है कि इस तरह वीकन होगा पेट्रो डॉलर, और जो यूएस का एक डोमिनेंस है ऑन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट होगी बिकॉज ऑफ द वीकनिंग डॉलर। ऑब्वियसली दिस विल टेक टाइम, it's not going to happen overnight, it will take its time. So इस रशिया और चाइना की जो strategic partnership के major aims हैं, that is to strengthen both nations economically and militarily, and protection against the unilateral sanctions। जैसा कि अभी दुनिया में किस तरह रशिया पर sanctions लगाए गए हैं, लेकिन चाइना is backing Russia against these unilateral sanctions। और साथ ही इनकी जो पार्टनरशिप है इनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी in increasing their influence in the international and regional organizations like Shanghai Cooperation Organizations and in the United Nations and in BRICS and also G20। So it's quite clear that both China and Russia are making efforts, concerted efforts in the international arena that aims to challenge the existing global power structure and promoting multilateralism। So there is no doubt about it कि इनकी जो cooperation है, इनकी जो आपस की अलायंस है, दैट इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी रशिया, नेटो और यूएस की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात कर लें, तो जो रशिया की अभी जो ऑनगोइंग वॉर है, दैट्स बिकॉज रशिया वांटेड कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन ना करे। वो इसलिए क्योंकि रशिया नेटो को व्यू करता है एज अ टूल ऑफ यूएस एंड दी वेस्टर्न पावर्स। मतलब इट्स परसीव्स नेटो एज अ टूल ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी एंड दी वेस्टर्न पावर्स, जिसमें ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो स्टेटस को चैलेंज कर सके और बदल सके इन इट्स नेबरिंग टेरिटरीज़। तो ऑब्वियसली दिस इज़ द रीज़न कि रशिया इसको कहता है कि इट इज़ अ थ्रेट टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी। और ये जो ऑनगोइंग वॉर है दैट इज़ बिकॉज रशिया
wants NATO to stay away, and it wants to prevent NATO from crossing what it calls the red lines. जैसा कि अगर नेटो रशिया यूक्रेन को एक्सेप्ट कर लेता है तो इन दैट केस देयर विल बी इंस्टॉलेशन ऑफ मॉडर्न वेपन सिस्टम्स नियर रशियाज़ बॉर्डर। इसके अलावा इस रीजन में यानी कि ईस्टर्न यूरोप में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस हो जाएगा यूएस का और उसके वेस्टर्न एलाइज का। सो दे विल बी able to change pro-Russian regimes in Ukraine and the neighboring territories. So these are the red lines जिसको क्रॉस करने से रोकने के लिए रशिया हैज़ स्टार्टेड दिस वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। सो ये कहा जा सकता है कि जो ये ऑनगोइंग वॉर है दैट इज़ बिटवीन रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स वेस्टर्न एलाइज, बट द प्ले ग्राउंड इज़ यूक्रेन। सो अगर हम इस ओवरऑल डिस्कशन का कंक्लूजन निकालें तो द थिंग इज़ के बोथ दीज कंट्रीज़ दैट इज़ रशिया एंड चाइना बोथ आर एक्टिवली परस्यूइंग चेंजेस within the international system, and they together challenge the existing world order and the US hegemony। और वो दोनों अपने अपनी तरीके से इस काम को परस्यू कर रहे हैं। और इसमें जो रशिया की स्ट्रेटजी है वो काफ़ी एग्रेसिव है और उसकी जो स्ट्रेटजी है दैट इज़ द रेड लाइन स्ट्रेटजी, जिसका मकसद ये है कि रीजनल पॉलिटिकल या मिलिट्री मूव्स को प्रिवेंट करना जो कि रशिया के लिए थ्रेट हों। और इसके बरक्स अगर चाइना की बात करें तो चाइना इज़ मेनली फोकसिंग ऑन रीजनल कनेक्टिविटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल राउट्स, एंड ऑल्सो चाइना जो है ग्लोबल एक चाइना सेंट्रिक ग्लोबल नैरेटिव बनाना चाहता है। सो दीज आर सम ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इससे ऑब्वियसली यही इम्पेक्ट होगा कि जो यूएस का इन्फ्लुएंस है और रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो मिनिमाइज़ हो जाएगा या कुछ हद तक लिमिट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट अमेरिकन हेजमनी एंड द चाइना रशिया अलायंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।